नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। दिशा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में। उसी श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले अगर बात की जाए तो हम लोगों ने छायावाद काल के बारे में देखा था। उसके बाद में जो हमारा आगे का काल आता है उसे कहा जाता है छायावादोत्तर युग। सामान्य रूप से इसकी जो अवधि मानी गई है वो 1936 ईस्वी के बाद में जो युग प्रारंभ होता है उसे छायावादोत्तर युग ही कहा जाता है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे छायावादोत्तर युग के बाद सामान्यतः कुछ किताबों में यह बता दिया गया है कि सीधे प्रगतिवाद आ गया है, परंतु ये गलत बताया गया है। छायावादोत्तर युग के बाद सीधे प्रगतिवाद नहीं आता है। छायावादोत्तर युग के बाद में दो काव्यधारा आ जाती हैं। इसमें सबसे पहली जो काव्यधारा आती है उसे पुरानी काव्यधारा कहा जाता है और इसका एक नाम होता है राष्ट्रवादी काव्यधारा। जिसमें प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि सियाराम शरण गुप्त जी हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी जी हो गए, दिनकर हो गए, नवीन हो गए, सोहनलाल द्विवेदी हो गए, श्याम नारायण पांडे हो गए। ये प्रमुख कवि इस युग में आ जाते हैं। उसके बाद में जैसे हम लोग आगे प्रवेश करते हैं इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर एक नवीन काव्यधारा आ जाती है। नवीन काव्यधारा हमें कह सकते हैं कि इनके बाद के जो कवि आए वो नवीन काव्यधारा में आ जाते हैं। इसमें बच्चन साहब हो गए, नरेंद्र शर्मा हो गए, रामेश्वर शुक्ल अंचल हो गए, भगवती चरण हो गए, आरसी प्रसाद हो गए। ये सब सामान्य रूप से नवीन काव्यधारा में आ जाते हैं। और जब हम नवीन काव्यधारा के और आगे बढ़ते हैं तब औपचारिक रूप से क्या होता है कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता होती है लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी करते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि प्रगतिवाद की शुरुआत होती है, जिसमें प्रमुख रूप से केदारनाथ हो गए, रामविलास शर्मा हो गए, नागार्जुन हो गए, रांगे राघव हो गए, प्रेमचंद जी हो गए। ये सब प्रगतिवाद में आ जाते हैं। उसके बाद में 1947 से प्रयोगवाद और 1951 से नई कविता का युग प्रारंभ हो जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे छायावादोत्तर युग के बाद 1936 ईस्वी के बाद में जो पुरानी काव्यधारा आई, जिसे हम एक राष्ट्रवादी काव्यधारा भी कह सकते हैं, उसकी शुरुआत औपचारिक रूप से यहीं पर मान ली जाती है। तो इसकी हम देखेंगे सबसे प्रमुख रूप से कौन कौन सी इसमें विशेषताएं आ जाती हैं। ध्यान देना है बच्चों। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि इसमें समाजवादी और यथार्थवाद के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। कुछ विचारकों का यह मानना है कि जो हमारा यथार्थवाद है वो मार्क्सवाद की ही एक छाया हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि इटली में या अन्य जो यूरोपीय देशों में कार्ल मार्क्स ने क्या किया था कि जो गरीबों का शोषण था उसे उजागर करने का प्रयास किया था, और वहीं कह सकते हैं कि जो बिंदु थे हमारे भारत में यथार्थवादियों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और प्रमुख रूप से छायावादोत्तर युग में इसमें जो प्रमुख कवि आ गए जैसे दिनकर जी आ गए, तो दिनकर ने क्या किया है, उनकी जैसे रचनाएं हम पढ़ते हैं कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, मुखे बालक का कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, स्त्री के लज्जा वसन बे जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फूले लो पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। तो उसमें यह बताया गया है कि अंग्रेज अधिकारी किस प्रकार से भारतीय महिलाओं का शोषण करते हैं और उनके साथ किस प्रकार से अत्याचार करते हैं। ये सब दिनकर जी की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो अन्य यथार्थवादी बातें हैं वो हमें इस काल से देखने को मिलती हैं। उसके बाद ध्यान देना है, अगली जो विशेषता बताई गई है इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये बताई गई है कि राष्ट्रवाद। इस काल के कवियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है, जैसे इसमें यह बताया गया कि 1935-36 के आसपास तो इस समय जितना भी भारतवर्ष था वो सब अंग्रेजों के खिलाफ आग बबूला होकर के कह सकते हैं कि एक बहुत चेतना जागृत हो रही थी। तो जो भी कवि हैं जैसे सियाराम शरण गुप्त हुए, इनकी जितनी भी कहानियां लिखी गई हैं सब में अंग्रेजों के खिलाफ एक आक्रामक प्रहार किया गया है। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी जी, हिमतरंगिणी हो गई, या फिर कह सकते हैं पुष्प की अभिलाषा हो गई, माता हो गई, युगचरण हो गई, ये समस्त रंग रचनाएं अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के खिलाफ एक अग्नि रूपी वर्षा करती हैं। उसके बाद में जैसे अन्य राष्ट्रवादी कवियों की अगर हम बात करते हैं तो दिनकर की हुंकार हो गई, रेणुका हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, रश्मिरथी हो गई, ये जिस प्रकार के जितने भी काव्य संग्रह बताए गए हैं सब पर अंग्रेजों पर तीव्रता से प्रहार किया गया है। वर्तमान समय अगर हम देखा जाए तो वर्तमान समय भी दिनकर की जो रचनाएं हैं वो वर्तमान समय में एक कह सकते हैं कि जागृत हो रही हैं, लोग उनका प्रयोग तीव्रता से कर रहे हैं। उसके बाद में अगली इस काल की विशेषता देखेंगे नारी प्रेम। देखिए नारी प्रेम का सीधा अर्थ यहाँ पर यह बताया गया है कि इससे पहले का जो काल था उसमें भी नारी को पूजनीय माना गया था, उसे बहुत ही सम्मान दिया गया था। उसी प्रकार से इस काल में जैसे उर्मिला लिखा गया, कुमकुम लिखा गया, या अन्य जैसे आप देखेंगे श्याम नारायण पांडे का जो जौहर लिखा गया है जिसमें रानी पद्मनी जो पद्मावती थी जिन्हें पद्मिनी कहा गया है, उनकी जौहर की कथा का इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ जैसे इसमें जो रश्मिरेखा लिखा गया है या जो कह सकते हैं कि जो रश्मिरथी लिखा गया है, ये समस्त जो काव्य संग्रह लिखे गए हैं सब में नारी का ही वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें सियाराम शरण गुप्त की जो गोद है, नारी है, काकी है, ये समस्त रचनाएं महिलाओं की ही प्रधानता बताती हैं या महिलाओं के ही दुख दर्द को इसमें बताने का प्रयास किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं भैया। अगली जो इस काल की विशेषता ये मानी गई है कि सबसे बड़ी तो विशेषता ये हो गई कि मुक्त छंद, अर्थात आपको ध्यान रखना है कि जो पुरानी काव्यधारा है जिसे हम लोग राष्ट्रवादी काव्यधारा कहते हैं, उन सब कवियों ने क्या किया है, वीर रस का प्रयोग किया है। छंदों की बात की जाए तो सामान्य रूप से इसमें
देखिए छंद का तो नाम मात्र का प्रयोग किया गया है, किसी ने भी छंद का प्रयोग इसमें नहीं किया है। फुटकल गेय पद इनके लिख दिए गए हैं, किसी भी छंद के हमें दर्शन नहीं होते हैं। परंतु अगर रस की बात की जाए तो जो पुरानी काव्यधारा के लोग हैं उन्होंने वीर रस की प्रधानता में समस्त काव्य रचा है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की बात की जाए तो पुष्प की अभिलाषा भी वीर रस के हमें लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में दिनकर का अगर देखा जाए हुंकार है, रेणुका है, रसमिरथी है, उर्वशी है। देखिए रसमिरथी का जो तृतीय खंड है, कभी भी आपको मौका मिले तो रसमिरथी का जो तृतीय खंड है उसे एक बार अवश्य पढ़ें। उसमें बताया क्या गया है कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप क्या करें कि पांडवों को कह सकते हैं कि जो उनके लिए उचित भूमि है वो उन्हें प्रदान करें, परंतु जो दुर्योधन है वो भी उसे उन्हें देने से मना कर देता है। इस पर भगवान बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और संपूर्ण कह सकते हैं कि बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। इसमें ही लिखा है भैया कि खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण वीर रस की रचनाएं हैं वो सब इसमें दिनकर जी के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद में नवीन का जो रश्मि रेखा है इसमें पर्याप्त वीर रस के हमें दर्शन होते हैं। और जो सोहनलाल द्विवेदी जी की अगर बात की जाए तो प्रमुख रूप से इनके जो कविताएं हैं, जैसे प्रमुख रूप से अगर कविता अगर देखी जाए तो गांधी जी पर इन्होंने लिखी है कि चल पड़े जिधर दोटक पग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, चल पड़े जिधर कह सकते हैं कि दो दृष्टि एक ओर, गड़ गए कोटि द्रग उसी ओर। अर्थात गांधी जी के विषय में ये बताया गया है कि जिस ओर गांधी जी चलते थे हजारों पग उसी ओर चलते थे, और जिस ओर गांधी जी की दृष्टि जाती थी हजारों जो नेत्र हैं वो उसी ओर देखने लगते थे। उसके बाद सोहनलाल द्विवेदी जी की एक और महत्वपूर्ण कविता है, आप लोगों ने सुना होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस प्रकार की जो समस्त वीर रस की रचनाएं हैं वो हमें इस काल में देखने को मिलती हैं। उसके बाद में श्याम नारायण पांडे, ये तो वीर रस के सम्राट माने जाते हैं। कभी भी आपको मौका मिले तो इनका हल्दी घाटी जो महाराणा प्रताप जी पर लिखा गया काव्य संग्रह है बहुत ही सुंदर है, जिसमें यही लिखा है कि रणबीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसमें ही लिखा है कि निर्बल बकरों से बाघ लड़े भिड़ गए, सिंह मृग छावनों से घोड़े गिर पड़े, गिरे हाथी पैदल बिछ गए बिछौने से। अर्थात तात्पर्य इसमें यह बताया गया है कि इस काल में जो कविता लिखी गई बहुत ही सुंदर कविता, वर्तमान समय में जितने भी काव्य प्रेमी हैं वो आज भी दिनकर जी का रसमिरथी हो गया, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी हो गया, ये जौहर हो गया, या फिर सोहनलाल द्विवेदी जी की कविताएं हो गई, वो वर्तमान समय भी जो कह सकते हैं कि काव्य प्रेमी हैं, जो कविता के प्रेमी हैं वो सब वर्तमान समय भी उसे सुनते हैं और उसका लेखन करते हैं। तो ये कुछ इस काल की प्रमुख विशेषताएं मानी गई। अब हम लोग देखेंगे इस काल में जो प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि जो काव्य संग्रह रचे गए या जो महत्वपूर्ण रचनाएं रची गई, तो देखेंगे कौन कौन सी रचनाएं इसमें रची जाती हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें सियाराम शरण गुप्त जी। इनकी रचना विषाद, अनाथ, गोद, नारी, काकी। काकी तो कल इसके बारे में बताया गया था। बहुत महत्वपूर्ण काव्य ये कह सकते हैं कि एक कहानी है जिसे अगर हम सुनते हैं तो बहुत मार्मिकता का इसमें दर्शन हमें होता है। किस प्रकार से एक पुत्र से उसकी माँ का देहांत जब हो जाता है तो किस प्रकार से वो व्याकुल होता है, ये समस्त मार्मिक दशा का वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी जी आ जाते हैं। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, कल ही आपको बताया गया था। उसके बाद इनकी रचना हिम तरंगिणी है और हिम किरीटनी है, युग चरण है, माता है, पुष्प की अभिलाषा कविता बहुत बार पूछा गया है, आप लोग अवश्य लिखेंगे इसे। उसके बाद में जो अगला बिंदु बताया गया कि जो इनकी रचना है हिम तरंगिणी, आपको ध्यान रखना है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगिणी, तो इस पर ध्यान रखना है कि हिम तरंगिणी पर क्या हुआ था कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि हिंदी भाषा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। और इनकी रचना कौन सी थी, हिम तरंगिणी इनकी रचना थी। देखिए ये 1955 में मिला था और साहित्य अकादमी संस्था के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। 1955 से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भारतीय संविधान की कह सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, परंतु अब की बार ये माना गया था कि 24 भाषा में प्रदान किया जाएगा। इसमें राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को सम्मिलित किया गया था, परंतु अब की बार ये सिर्फ 20 भाषाओं में प्रदान किया गया है। आपको अति महत्वपूर्ण बिंदु ये लिख लेना है कि वर्ष ये 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में बांटा गया है, इसमें हिंदी का किसे मिला है, तो आपको ध्यान रखना है हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी मिला है वो मिला है डॉक्टर अनामिका को। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके करंट अफेयर की दर से व हिंदी की दर से दोनों अति महत्वपूर्ण प्रश्न माने गए हैं कि हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो डॉक्टर अनामिका को मिला है, और जो अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी मिला है वो अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे अगर देखना है तो दिनकर भैया इस काल के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं।
दिनकर ने क्या किया है कि इस काल को सबसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इनकी रचना जैसे हुंकार हो गई, रेणुका हो गई, द्वंद्व गीत हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, रसमिनथी का जो तृतीय खंड है बहुत ही सुंदर है। कभी भी आपको मौका मिले उसे एक बार अवश्य मोबाइल में पढ़ें, या जो भी आपकी कह सकते हैं कि कोई अगर आपके पास पुस्तक हो तो उसे अवश्य आप पढ़ें। वीर रस की इतनी सुंदर रचना है कि आपको आनंद आ जाएगा। उसके बाद में जैसे इनका जो कह सकते हैं कि महाकाव्य है उर्वशी, जिसमें उर्वशी और पुरूरवा की कथा का वर्णन है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टेट या फिर यूपी सुपर टेट या फिर यूपी बीएड, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि दिनकर को उनकी किस रचना पर कह सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपको ध्यान रखना है भैया कि दिनकर की जो उर्वशी रचना है, दिनकर की उर्वशी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इसकी जो अवधि मानी गई है वो 1972 मानी गई। ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले कल बताया गया था कि 1968 में किसे मिला था, सुमित्रानंदन पंत को मिला था। उसके बाद में 1968 के बाद अगर बात की जाए तो 1972 में मिला है दिनकर को। उसके बाद में 1978 में मिला है अज्ञेय को मिला है। उसके बाद में 1982 में महादेवी वर्मा को मिला है। और 1984 में ये नियम बना दिया गया था कि किसी भी कवि को एकल रचना पर नहीं मिलेगा, कह सकते हैं संपूर्ण जीवन की उपलब्धि या फिर हम ये कह सकते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पर ये जो कह सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो 2020 में अकीथम अच्युतन नमूदरी को मिला था। उसके बाद में 2020 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसका भी वितरण नहीं किया गया है। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि जो कह सकते हैं कि इसका विजेता होता है उसे प्रदान की जाती है। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, 1 साल दी जाती है और मां सरस्वती की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। उसके बाद में ध्यान रखना है अगले जो हमारे कवि आ जाते हैं वो हैं बालकर शर्मा नवीन। इनकी रचना कुमकुम है, उर्मिला है, अपलक है, रश्मि रेखा है। देखिए उर्मिला जो है ये नायिका प्रधान काव्य संग्रह है, इसमें लक्ष्मण की धर्म पत्नी उर्मिला का संपूर्ण वर्णन किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है कि जो बालकर शर्मा नवीन है इनको हालावादी कवि भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया है कि हालावादी कवि कौन है, तो जो बालकर शर्मा नवीन है ये हालावादी कवि हैं। एक और प्रश्न आपको अति महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से है कि हालावाद के जनक कौन माने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं ये हालावाद के जनक माने जाते हैं। भैया हालावाद का मतलब ये होता है, हाला किसका पर्याय है, हाला शराब का पर्याय है। ध्यान रखेंगे हाला जो है ये शराब का पर्याय है। अर्थात जो कवि शराब को अपना मुख्य बिंदु मान करके रचनाएं रचे वो हालावादी कवि कहा जाता है। अब शराब का मतलब ये नहीं कि बच्चन साहब बहुत बड़े शराबी थे, उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। उन्होंने जीवन के कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण समस्या है, जो महत्वपूर्ण वेदना है उसे शराब के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उसके बाद में जैसे जो नवीन है बालकर शर्मा नवीन, इन्होंने भी क्या किया कि एकाध रचनाएं जो रची हैं अपनी वो शराब को अपना केंद्र बिंदु मान करके रचनाएं इन्होंने रची है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले जो आते हैं वो हैं श्याम नारायण पांडे। इनकी रचना है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में प्रमुख रूप से महाराणा प्रताप इनकी वीरता का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से जंगल में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनके घोड़े चेतक का वर्णन किया गया है इसमें, और समस्त प्रकार के युद्धों का वर्णन इसमें कर दिया गया है। उसके बाद में जो इनकी अगली रचना बताई गई है वो है जौहर। जौहर में क्या होता है कि महारानी जो पद्मिनी हैं वो अपनी समस्त रानियों के साथ एक अग्नि कुंड में प्रवेश कर जाती हैं और उसमें जल जाती हैं। ये समस्त बातें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद में जो इनकी अगली रचना बताई गई है वो है शिवाजी महाकाव्य, जिसमें जो मराठा शासक थे शिवाजी, उनकी काव्य प्रशस्ति का वर्णन किया गया है, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बताए गए हैं ये छायावदोत्तरी युग के बाद ये पुरानी काव्यधारा आती है। और अगली जो हमारी विवेचना आएगी वो है नवीन काव्यधारा या नवीन व्यक्ति विचारधारा। आगे जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग नवीन काव्यधारा के विषय में देखेंगे, सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।